ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनहांसमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहली चीज जो है उसको हम लोग कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। देखो एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन भी इसी चैप्टर में है, बट वो जोलॉजी वाले टीचर लेंगे, ठीक है। तो आधा हिस्सा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ बेटा हम लोग इसमें टिश्यू कल्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब बेटा इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट टू गेट अ डिजायरेबल वैरायटी। अच्छी क्वालिटी का प्लांट डेवलप करना है, अच्छा ईल्ड हो, हाई ईल्ड आ जाए, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस करनी है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस करनी है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट ब्रीडिंग होता है, प्लांट ब्रीडिंग से हमने क्या हासिल किया? हमने हासिल किया बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। मतलब इंडिया के बारे में बोलोगे तो 1960 से लेकर के बेटा 2000 तक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ इसका मतलब क्या कि द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट है वो प्रोड्यूस किए गए ग्रीन रिवॉल्यूशन में। क्लियर है, ठीक है। अब यील्ड बढ़ाई गई है, यील्ड को इंक्रीज किया गया, ये सब कुछ। तो हमें समझना है कि इसके लिए प्रोसेसेस क्या यूज किए जाते हैं। प्रोसेस कौन सी हो सकती है? एक तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड। दूसरी चीज है बेटा इसको हम लोग लिखते हैं क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड। तीसरी है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशनल, मतलब कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग और म्यूटेशनल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब हम लोग जो भी बेटा परंपरागत खेती करते थे लोग, सब लोग, है ना। तो पिछले साल के जो भी सीड्स बचे होंगे उसकी अच्छी क्वालिटी वाले सीड जमा करके रखो, ठीक है, और अगले साल बेटा उन्हीं को बो देना है। यही जो है सिंपल कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। तो इसमें कन्वेंशनल मेथड में हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो बेटा सिलेक्शन, ठीक है, और दूसरी चीज है सिलेक्शन के बाद में सेकंड चीज है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन। एक है सिलेक्शन और दूसरा बेटा इंट्रोडक्शन। सिलेक्शन और इंट्रोडक्शन ये जो दो चीजें हैं, ठीक है। सिलेक्शन मतलब क्या कि एक फार्मर जो है जहाँ पे खेती कर रहा है वहीं से कुछ अच्छी क्वालिटी के सीड जमा कर लेता है, जो अभी मैंने बताया वही सिलेक्शन है। अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करना और फिर अगले साल बेटा उसी को सो कर देना है, दैट इज व्हाट द सिलेक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? किसी दूसरी जगह से, किसी फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, हम लोग अलग कोई अच्छी क्वालिटी का प्लांट उठा करके लाएंगे और बेटा अपने एरिया में उसको प्लांटिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। दोनों में फर्क है, सिलेक्शन और इंट्रोडक्शन में फर्क है, क्लियर। बट आपके बुक में कन्वेंशनल मेथड को ही क्लासिकल मेथड कहा गया है एनसीईआरटी में, ये याद रखना, क्लासिकल मेथड, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो क्लासिकल या कन्वेंशनल मेथड है ना, इसको देखते हैं कैसे होगा। ये मिटा दो ये स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के बेटा स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो है बेटा फर्स्ट स्टेप, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। बेटा एक सपोज हम लोग मानते हैं कि हमारा एक एम है प्रोड्यूस करना हमें एक ऐसा प्लांट जिसमें डिसीज रेजिस्टेंस का पावर भी हो और उसका यील्ड भी अच्छा आता हो, हाई यील्डिंग वैरायटी हो, ठीक है। बट हमें देखने को मिलता है कि एक कोई भी प्लांट के वैरायटी का जो भी बेटा, तो एक पॉपुलेशन में, इंटायर पॉपुलेशन में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें डिसीज रेजिस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ प्लांट ऐसे बेटा जिनका यील्ड हाई है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले सपोज हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में मेज की 25 वैरायटीज है, सामान लेते हैं 25 वैरायटीज, ठीक है। तो जो कुछ भी वेरिएशन रहेगा बेटा वो 25 वैरायटीज में ही मिलेगा हमको, वॉट एवर मे बी द वेरिएशन प्रेजेंट उतने ही उसमें ही मिलेगा। तो वही एंटायर पॉपुलेशन इंडिया के मेज का है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक जगह पे इन सब के सीड जमा कर लेंगे, इन सब के सीड जो बेटा एक जगह जमा कर लेंगे, ठीक है, हर एक का। तो हमारे पास सारे के सारे बेटा जितने भी, मतलब हर एक मेज में अगर जितने भी जीन है और उन जीन के बेटा जितने भी एलील है, जीन के जितने भी एलील है सबको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। सारे जीन्स और सारे एलील्स मतलब सीड्स के फॉर्म में हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। उसी को बेटा मैं उसका जर्म प्लाज्म मानता हूँ। क्या मानता हूँ? जर्म प्लाज्म मानता हूँ। तो व्हाट इज जर्म प्लाज्म? कलेक्शन ऑफ टोटल जीन्स एंड ऑल इट्स एलील is called as germ plasm. Collection of total genes and all the alleles is called as the germ plasm of the particular organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी जीन और उसके एलील्स होंगे बेटा उनके कलेक्शन को हम लोग जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वैरायटी है बेटा उसी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। डार्विन ने हमें बताया था कि वेरिएशंस कैन नॉट बी क्रिएटेड। वेरिएशन जो है वो क्रिएट नहीं होती है। वो बोलता है कि वेरिएशन जो है वो पहले से पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। नेचर एग्जिस्ट पॉपुलेशन को ही बेटा सिलेक्ट करता है। नेचर जो है जो एग्जिस्टेड वैरायटीज है उनमें से ही किसी को सिलेक्ट करता है और किसी को रिजेक्ट करता है। मतलब फेवरेबल वैरायटीज जो है, फेवरेबल वेरिएशंस को नेचर सिलेक्ट करता है। यही नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है। तो हम भी तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो बेटा हम लोग पूरे वैरायटीज पूरे वेरिएशंस को कलेक्ट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? सेकंड पॉइंट होगा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हम चुनेंगे बेटा एक प्लांट, सपोज एक प्लांट स्पीसीज लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे, एक को मैंने मेल प्लांट कहा और दूसरे को बेटा मैंने फीमेल प्लांट कहा, ठीक है। तो मैं एज ए मेल प्लांट लूंगा जिसमें हाई यील्डिंग की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और फीमेल प्लांट को लूंगा बेटा जो डिजीज रेजिस्टेंट है और उनके बीच में क्रॉस कर दूंगा। उन दोनों प्लांट्स के बीच बेटा क्रॉस कर दूंगा मैं, ठीक है। बट ये दोनों प्लांट मैंने इवेल्युएट किए। बट एक बात याद रखते बेटा, मैंने मेल और फीमेल इन दोनों को लिया और लेने के बाद बेटा डायरेक्ट क्रॉस नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, मेल और फीमेल इन दोनों के, ये दोनों जो पेरेंट है, इन दोनों पेरेंट के बेटा कुछ जनरेशंस के पहले प्योर लाइंस लाऊंगा। प्योर लाइंस, अब आपने जेनेटिक्स पढ़ा है, आपको प्योर लाइन पता है क्या होता है। एक ही प्लांट का बार बार सेल्फिंग करके बेटा सेम टाइप ऑफ जो है प्रोजेनिस प्रोड्यूस करना, इसे ही हम लोग प्योर लाइन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि या क्या ये 3-4 जनरेशन के लिए क्या ये हाई यील्डिंग कैरेक्टर इस प्लांट में रहता है या नहीं है, ठीक है। अगर वो रह जाता है मतलब वो कैरेक्टर स्टेबल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा 3-4 जनरेशन के लिए उसको क्रॉस करके सेल्फिंग करा करके उसकी प्योर लाइंस लेंगे और बेटा ये प्योर लाइंस को फिर हम लोग एज ए पेरेंट यूज करके इनका क्रॉस कर देंगे। दैट्स इट, ठीक है, क्रॉस कर देंगे पक्का। अब बेटा थर्ड थिंग होगी सुपर रिकॉम्बिनेंट। जिसे हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस, अब बेटा ध्यान से चीज को समझते हैं। मतलब एक सीधी सी बात यह है कि अगर हम लोग ये दोनों पेरेंट यूज कर रहे हैं तो हमें 2 प्लांट मिलेंगे। या तो जनरेशन में सिर्फ ऐसे प्लांट मिलेंगे जो हाइडली दे रहे हैं पर डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है, या तो हमें ऐसे प्लांट मिलेंगे जो बेटा डिसीज रेजिस्टेंट है बट हाई यील्डिंग नहीं दे रहे। तो ये दोनों अपने काम के नहीं, ये दोनों पेरेंट जैसे हैं, बात सही है। या तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ना वो डिसीज रेजिस्टेंस है ना ही वो बेटा हाई यील्डिंग दे रहा है, मतलब दोनों सुपेरियर क्वालिटी उसमें नहीं आई।
ऐसा भी हो सकता है। और एक और प्रोबेबिलिटी है बेटा कि ऐसा हमें प्लांट मिले जिसमें ये दोनों सुपीरियर क्वालिटीज आ जाए, तो उसमें हाइब्रिड विगर आया बेटा। हाइब्रिड विगर आना मतलब अच्छे क्वालिटीज उसमें इंट्रोड्यूस हुए, इसी को हम हेटेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेटेरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा हाइब्रिड विगर आ गया, ठीक है, उसे हम लोग सुपर रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, बराबर। तो उसी को तो हम सिलेक्ट करेंगे, सही है। और इस सुपर रिकॉम्बिनेंट जैसे मिल जाता है हमें, ठीक है, सुपर रिकॉम्बिनेंट जो हमें मिलेगा बेटा, इस सुपर रिकॉम्बिनेंट के हम लोग प्योर लाइन लेंगे। प्योर लाइन लेंगे क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा प्लांट तो पा लिया जिसमें हाई यील्डिंग भी कैपेसिटी है और बेटा वो डिसीज रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है। दोनों चीजें वो शो कर रहा है, सिंपल है, दोनों चीजें वो शो कर रहा है। अब हम उसका प्योर लाइन लेंगे तो 2-3 जनरेशन के लिए उसका बेटा सेल्फिंग करते चले जाएंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो सेग्रीगेट हो जाएंगे तो बेटा कुछ फायदा नहीं है। मतलब हमें 100% श्योर होना चाहिए कि जो हम लोगों ने सुपर रिकॉम्बिनेंट लिया है उसके दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से सेग्रीगेट ना हो आने वाली प्रोजेनी में, तो बेटा वो डेफिनेटली वो प्लांट हमें काम करेगा। आगे बेटा इसकी वैरायटी हम लोग यूज करते चले जाएंगे। इफ द कैरेक्टर आर नॉन सेग्रीगेटिंग, अगर वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे तो बहुत बढ़िया है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बेटा 3 चीजें हो गई। अब ये चौथी चीज जो है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे थर्ड जो है इसको हम लोग को थर्ड लिखना चाहिए था, ये फोर्थ हो जाएगा, यहाँ फिफ्थ आ जाएगा। थर्ड चीज हो जाएगी बेटा जिसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने यहाँ पे किया है। थर्ड चीज हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करेंगे, मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, वो थर्ड स्टेज हो जाएगी, मतलब जो यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, इसके बाद में ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। आखिरी में जो होगा बेटा वो होगा बेटा टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। मतलब उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको अलग अलग जगह पे बेटा अलग अलग फील्ड में भेजा जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में किया गया तो गुजरात में, बंगाल में, कश्मीर में, केरला में हम लोग भेज के देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या सही में वहाँ पे भी ये प्लांट पनप पा रहा है या नहीं है, ग्रो हो पा रहा है या नहीं है, ये चेक करेंगे। ठीक है, रिलीज करने से पहले टेस्टिंग जो होगा बेटा 3 सीजन्स के लिए, पर्टिकुलर 3 सीजन्स के लिए बेटा उसको बार बार हम लोग इधर उधर ग्रो करके देखेंगे। टेस्टिंग होगा 3 सीजन्स के लिए। फिर अगर वो सही रहा तो बेटा उसको रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज किया जाएगा मतलब गवर्नमेंट बॉडीज बेटा उसको परमिशन देगी, गवर्नमेंट बॉडीज उसे परमिशन देगी यार ये प्लांट जो है अच्छा है, ये वैरायटी अच्छी है, ठीक है, इसका पेटेंटिंग होगा और बेटा उसको रिलीज कर दिया जाएगा, फार्मर्स तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और फार्मर तक पहुंचाने के बाद बेटा सबको सीड ज्यादा अमाउंट में मिले जाएंगे और उसका कमर्शियलाइजेशन होगा, उसका बेनिफिट लिया जाएगा। ये सारे स्टेप्स है बेटा प्लांट ब्रीडिंग के। आर यू क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके, अब बेटा थोड़ा इसके तरफ ध्यान देते हैं। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाली बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते वक्त हमें एक और चीज की तरफ ध्यान देना है, वो है बेटा इमैस्कुलेशन। इसे हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है, मतलब उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और बेटा मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और बेटा हम लोगों को वो प्लांट एज ए फीमेल यूज करना है, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी को हमें फीमेल यूज करना है, बट फ्लावर इज बायसेक्सुअल। तो डेफिनेटली बेटा अगर ये वाला पोलन ग्रेन है तो यहाँ पे आकर के इसके सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। तो हम जो क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं वो तो फेल हो जाएगा ना। ठीक है, तो साथ ही बिल्कुल सिंपल मेथड है कि एंथर के मैच्योर होने से पहले ही बेटा इनको निकाल दो। रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस मतलब मैच्योरेशन ऑफ द एंथर। एंथर के मैच्योर होने से पहले एंथर को निकाल दो।
अगर आप एंथर को निकाल दोगे, स्टेमेन को निकाल दोगे, तो मैं इस प्रोसेस को कहते हूँ इमैस्कुलेशन। क्या कहता हूँ बेटा? इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन कब करते हैं? इमैस्कुलेशन कब करते हैं? When the flower is bisexual and should be used as a female flower. वो फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है और उसको अगर फीमेल फ्लावर जैसा उसको यूज करना है, एट दैट टाइम, उस टाइम बेटा हम लोग जो है एंथर को निकाल डालते हैं। तो दैट इज व्हाट द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट द इमैस्कुलेशन। समझ में आया? ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस बेटा। फोरसेप होते हैं, फोरसेप से इसको निकाल दो, डन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया, ये मिटा दूं मैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया का बेटा पॉपुलेशन बहुत बढ़ता चला गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे मूवमेंट हुए। ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ये फादर है इंडियन रिवॉल्यूशन के, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है बेटा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। और इंटरनेशनल लेवल के भी एक फादर है बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के, उनका नाम है बेटा नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग बेटा ये है मेक्सिको के, मैक्सिकन है ना। तो इन्होंने ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है बेटा, इन्होंने सेमीडॉर्फ वैरायटीज को प्रोड्यूस किया वीट के। सेमीडॉर्फ वैरायटीज ऑफ द वीट है ना। ये हाई यील्डिंग वैरायटीज है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बेटा यील्ड बनाती है। क्योंकि पता है अगर एक बहुत बड़ा प्लांट है, इसको ऊपर लीव्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, फिर बेटा इसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस आएगा, तो इसको हाइट बढ़ाने में ही अपनी बहुत एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी। हाइट बढ़ाओ, ब्रांचेस बढ़ाओ, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बराबर है, बहुत फर्टिलाइजर चाहिए, बहुत एरिया भी ये ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, अगर प्लांट बहुत छोटा है, मतलब डॉर्फ है, तो इसके ऊपर बेटा उतने ज्यादा इन्फ्लोरेसेंस नहीं आ पाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस भी छोटा होगा, मतलब इसमें भी यील्ड नहीं आ रहा ज्यादा, इसमें भी यील्ड नहीं आ रहा। तो उन्होंने वैरायटी डेवलप की जो सेमी डॉर्फ है, जिसके ऊपर ज्यादा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं है और बेटा ज्यादा अमाउंट में उसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस भी आ रहा है, मतलब हमारा फायदा है। इसीलिए जो वैरायटीज आई है बेटा वो याद रखना, वो है बेटा सेमी डॉर्फ वैरायटीज प्रोड्यूस की गई। ठीक है, सेमी डॉर्फ वैरायटीज को प्रोड्यूस किया गया। तो जो सेमी डॉर्फ वैरायटीज है वहां की, मेक्सिको की, उनको इंडिया लाया गया और उनके बेटा और हाइब्रिड बनाए गए। ठीक है, तो बेटा आपको ये नाम याद रखने हैं। ये नाम है बेटा कल्याण सोना एंड सोनालिका। ये दोनों भी बेटा हाई यील्डिंग वैरायटीज है, ये दोनों भी हाई यील्डिंग वैरायटीज है। किसकी हाई यील्डिंग वैरायटीज है? गेहूं की, वीट की। ठीक है, जिनकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, कल्याण सोना एज वेल एज व्हाट द सोनालिका, ये जो वैरायटीज है ये वीट की वैरायटीज है। IR8 and Taichung Native 1। ठीक है बेटा, ये दो वैरायटीज है, ये राइस की वैरायटीज है। एक्चुअली IR8 ये जो है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, फिलीपींस इन कंट्री से लाया गया है। और ताइचुंग नेटिव ये लाया गया बेटा थाईलैंड से, नहीं सॉरी, इट इज ब्रॉट फ्रॉम द ताइवान। ये ताइवान इस कंट्री से लाया गया है। और इन वैरायटीज से हम लोगों ने सेमीडॉर्फ वैरायटीज बनाई, इनके क्रॉसेस से बेटा, इनको यूज करके। ये भी सेमीडॉर्फ वैरायटीज है, इनके क्रॉसेस से बेटा हम लोगों ने सेमीडॉर्फ वैरायटीज बनाई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जया एंड रत्ना।
जया एंड रत्ना, ये जो वेराइटीज है, जितने भी आपको नाम याद होंगे साउथ इंडियन है ना फीमेल्स के, वैसे नाम आप लोग रख सकते हो याद, ठीक है। जया, रत्ना, दीज आर द वेराइटीज ऑफ द राइस, है ना। बस ये चीज आपको याद रखनी बेटा। IR8 और ताइचुंग नेटिव 1, है ना, इनके ये भी सेमी डॉर्फ वेराइटीज है। इनसे बेटा हम लोगों ने जया और रत्ना इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब इंडिजिनस लेवल पे हमारे इंडिया में उनको डेवलप किया है, ठीक है। और ये दोनों हाई यील्डिंग वेराइटीज है। दैट्स इट, आपको इतना ही याद रखना है। सोना, सोनालिका, ये सारे नाम जो होते हैं, या तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेरमा रोजो, दीज आर द व्हीट वेराइटीज, ठीक है। जया, रत्ना, पद्मा, ये जो वैरायटीज है बेटा, ये राइस की वैरायटीज है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिटा दूं, ठीक है। इसमें एक्चुअली ये एक वैरायटी है जिसका नाम है बेटा सैकैरम। सैकैरम बारबेरी, ये जो वैरायटी है बेटा, ये नॉर्थ इंडिया में ही ग्रो होती है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है। इसमें डिसीज रेजिस्टेंस पावर है, मतलब नॉर्थ इंडिया के जो भी डिसीजेस होते हैं नॉर्थ इंडियन बेल्ट में, वो जो भी डिसीज है उसके रेजिस्टेंस इसमें पावर है। बट इसकी जो शुगर क्वालिटी है बेटा, वो बहुत पुअर है। इसकी शुगर क्वालिटी जो बहुत पुअर है, कंटेंट भी बहुत कम है। इसका क्रॉस किया गया बेटा दूसरी एक वैरायटी है जिसका नाम है बेटा सैकैरम। ठीक है, इसका नाम है बेटा ऑफिसिनेरम। ये जो वैरायटी है, ऑफिसी चाहिए, ऑफिसिनेरम, ये जो वैरायटी है बेटा, ये ग्रो होती है साउथ इंडिया में। तो इसकी कमी ये है कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकती। इसकी कमी ये है कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि उसको ये डिसीज रेजिस्टेंट पावर नहीं है नॉर्थ इंडिया का। बट इसकी स्पेशलिटी है कि इसका जो शुगर कंटेंट है बहुत हाई है, और उसका जो स्टेम आता है वो थिक होता है, जाड़ा स्टेम है। इनका पतला स्टेम होता है बेटा, आपने देखा होगा, गन्ने देखे होंगे शुगर के, ठीक है, पतले होते हैं ये वाले, ठीक है, ये जाड़े होते हैं। तो इनका हमने क्रॉस किया, इनका हमने क्रॉस करके बेटा ऐसे शुगर केन डेवलप किए हैं, ऐसे शुगर केन वैरायटीज डेवलप की है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो सकती है, और बेटा उनके थिक स्टेम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो हाई यील्ड देते हैं, ठीक है। ये सिंपल बेटा, बहुत ही, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनकी जो भी डेवलपमेंट हुई थी वो कोयम्बतूर में हुई थी, इसलिए को 60 या तो को 61 ऐसे बेटा उनके नाम होते हैं। को का मतलब है कोयम्बतूर, ठीक है। कोयम्बतूर में बेटा शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया का शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर में सिचुएटेड है, ठीक है। तो कोयम्बतूर में बेटा ऐसी वैरायटीज डेवलप हुई है, इसलिए उनको को 60 या को 61 या को 200 ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो को का मतलब कोयम्बतूर है, आपने तो सुना तो होगा कोयम्बतूर ये नाम, ठीक है, हो गया। अभी शुगर केन के बाद में हम एक और वर्ड लिखने जा रहे हैं, और वो है बेटा मिलेट्स। मिलेट्स, अब मिलेट्स में बेटा जो भी छोटे ग्रेन वाले प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि मेज, ज्वार, बाजरा, ये जो है मेज, ज्वार, बाजरा, ये जो प्लांट है बेटा, इनको हम लोग मिलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रख सकते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज, और हाई यील्डिंग तो है ही है। वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस मतलब ये जो मेज और ज्वार और बाजरा, ये जो प्लांट है बेटा, ये बहुत ज्यादा वाटर का स्ट्रेस झेल नहीं सकते हैं। तो हमने ऐसी वैरायटीज बनाई है जो हाई यील्डिंग तो है ही है, बट बेटा उनके अंदर वाटर स्ट्रेस मतलब वाटर के स्ट्रेस को झेलने की एबिलिटी है, ठीक है। तो दैट आर व्हाट these are what the examples which are produced with respect to the plants, है ना। ये अलग अलग प्लांट बेटा हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। चलो इसको हम मिटा देते हैं।
प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिसीज रेजिस्टेंस। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बेटा हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटीज प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एग्जांपल दिया गया है वीट का। वीट की वैरायटी बनाई गई बेटा हिमगिरी वैरायटी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस शो करता है बेटा लीफ रस्ट, ये दो डिजीजेस है। ये हिमगिरी वैरायटी हमने वीट की बनाई है और ये बेटा लीफ रस्ट जो होता है, लीफ रस्ट, ट्रिप रस्ट और बेटा हिल बंट, ये जो डिजीजेस है बेटा इनको ये वीट के प्लांट को ये डिजीजेस नहीं हो पाते, ऐसे हमने वैरायटीज डेवलप की है। दूसरा बेटा ब्रासिका जो है बेटा उसकी वैरायटी हम लोगों ने डेवलप की है जिसका नाम बेटा पूसा स्वर्णिम। ठीक है, और ये बेटा ये रेजिस्ट करता है व्हाइट रस्ट को। व्हाइट रस्ट जो है बेटा उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा कॉलीफ्लावर की दो वैरायटीज बनाए गए, एक तो बेटा पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1, ये दो वैरायटीज बनाई गई है। ठीक है, ये जो वैरायटीज है बेटा दीज आर एक्चुअली रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरियल ब्लाइट। ब्लैक रॉट इस डिसीज के लिए बेटा ये है। ठीक है, और दूसरा है बेटा कर्ल ब्लाइट। ब्लैक रॉट। ठीक है, तो ये जो है इनके अगेंस्ट डिसीज रेजिस्टेंस शो करता है। कॉलीफ्लावर की वैरायटीज है पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल। ठीक है, उसके बाद एक और वैरायटी कॉपी है। कॉपी की वैरायटी बनाई गई है बेटा पूसा कोमल। दिस इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द बैक्टीरियल ब्लाइट। ये बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट बेटा रेजिस्टेंस शो करता है। और एक वैरायटी दी है बेटा जिसका नाम है बेटा चिली, and against chili there is a variety that is what the Pusa सदाबहार। ठीक है, it is resistant against the tobacco mosaic virus। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस। और दूसरा है बेटा इसमें चिली मोजाइक वायरस। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। इसको बेटा याद कैसे रखें, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ इसको याद रखने का। एक स्टोरी बेटा याद रखना, छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी याद रहेगी आपको तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। जैसे कि वीट की कहानी, ये वीट जो है हिमगिरी के रास्ते गया। अब रास्ते मतलब यहाँ पे रस्ट है, याद रखना। ठीक है, हिमगिरी के रास्ते गया, उसमें बहुत सारे हिल्स थी, बराबर। हिमगिरी के रास्ते में हिल्स तो होंगी। ठीक है, बहुत सारे हिल थे, रास्ते सफेद थे। रास्ते कैसे थे? सफेद थे। रास्ते पे, सफेद रास्ते पे उससे बेटा स्वर्ण जैसा, सोने जैसा चमकता ब्रासलेट मिला। ठीक है, और एक बहुत बड़ा कॉलीफ्लावर दिखा जिसकी शुभ्र कांति थी, मतलब सफेद था वो, शुभ्र कांति थी। ठीक है, स्नोबॉल जैसा, कैसा था बेटा? स्नोबॉल, शुभ्र कांति थी और स्नोबॉल जैसा दिखता था। ठीक है, बट जैसे ही उसको उसने हाथ लगाया तो बेटा वो ब्लैक हो गया, काला पड़ गया, क्योंकि शुभ्र कांति थी।
काला पड़ गया तो ये डर के मारे जंप करता है तो काऊ पे आ गया, काऊ पे मतलब गाय पे, ठीक है, दैट इज काउपी एक्चुअली, काऊ पे आ गया। काऊ की त्वचा बड़ी कोमल थी, पूसा कोमल, ठीक है, और देखा कि उसके सिंग के ऊपर बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। बैक्टीरिया को देख के याद आया कि सर ने बताया था क्लास में कि बैक्टीरिया होस्ट है, बैक्टीरिया होस्ट होता है, और वायरस, क्योंकि ये वायरल डिजीजेज है, वायरस सदा बाहर बैठ करके चिल मारते रहते हैं, ठीक है। अगर ये स्टोरी आपको याद है तो डेफिनेटली ये चार्ट आपको 100% याद है। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, वीट हिमगिरी के रास्ते गया, ठीक है, रास्ते पे बहुत सारे हिल्स थे, रास्ते सफ़ेद थे, वाइट रस्ट, ठीक है बेटा। उस सफ़ेद रास्तों के ऊपर उनको स्वर्ण जैसा चमकता हुआ ब्रेसलेट मिला, और शुभ्र कांति स्नोबॉल जैसा कॉलीफ्लावर मिला जिसकी शुभ्र कांति थी, ठीक है। जैसे उसने उसको हाथ लगाया तो वो ब्लैक हो गया, ये डर के मारे काऊ पे बैठ गया, ठीक है। काऊ पे बैठ गया तो काऊ की त्वचा बड़ी कोमल थी, काऊ पी पूसा कोमल, और उसके सिंग के ऊपर बेटा बैक्टीरिया थे, बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। बैक्टीरिया को देख के याद आया कि सर ने बताया था कि बैक्टीरिया तो होस्ट होता है, ठीक है, वायरस सदा बाहर बैठ करके चिल मारते रहते हैं, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि आपने पता देखा ही है बेटा कि वायरस जब तक एंटर नहीं करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर तब तक बेटा वो, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यही सिंपल सा बेटा चीज़ है, आप इसको याद रख सकते हो। अगर ये आपको स्टोरी याद है तो डेफिनेटली यू विल रिमेंबर दिस चार्ट वेरी फ्लुएंटली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मिटा दूं क्या? यस सर। माइंड वैली से भूलना नहीं है ना, क्योंकि ये पूछा ही जाता है भैया, एग्जामिनेशन में आता ही है। बट रिमेंबर, जितनी भी बेटा वैरायटीज मैंने आपको बताई है, जितनी भी बेटा वैरायटीज मैंने आपको बताई है, वो सारी कन्वेंशनल मेथड से बनाई गई है। वो सारी कैसे बनाई है बेटा? कन्वेंशनल मेथड से, जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। इसके अलावा म्यूटेशनल ब्रीडिंग से भी वजह आप लोगों ने डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग में, देखा थोड़ा डिफरेंस समझना। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम लोग जो नेचर में वैरायटीज अवेलेबल है पहले से ही, सपोज किसी डिसीज रेजिस्टेंट को हम लोगों ने बनाना है तो बेटा वो डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज पहले से ही, है ना, पहले से ही बेटा एग्जिस्ट करती है। ऐसा अगर है, हो सकता है कि आपको जो कैरेक्टर चाहिए वो शायद पॉपुलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करोगे? तो हम लोग म्यूटेजेंस को यूज करते हैं। म्यूटेजन ऐसे केमिकल है, आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि म्यूटेजन जो होते हैं वो म्यूटेशन इंड्यूस करा सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस करा सकते हैं। ऐसे केमिकल्स या ऐसे रेडिएशंस हम लोग यूज करेंगे और नई वैरायटीज क्रिएट करके देखेंगे, और फिर उन वैरायटीज का बेटा कल्चर करके, ठीक है, उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके हम नए प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी म्यूटेशन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया बेटा मूंग बीन का। हमने मूंग बीन की वैरायटीज प्रोड्यूस की है, जो बेटा येलो मोजाइक वायरस, ठीक है, एंड पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। ये दो अलग अलग डिसीजेस है, ये वायरस से होता है, ये फंगस से होता है। इन दोनों के लिए बेटा रेजिस्टेंट वैरायटीज मूंग बीन की प्रोड्यूस की है, ठीक है। एक है बेटा येलो मोजाइक वायरस और दूसरा है बेटा पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है MILDEW, पाउडरी है ना, पाउडर जैसा उसका है ना निकलता है, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने बेटा डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है, वो है बेटा भिंडी का। भिंडी की एक वैरायटी, मतलब भिंडी का आपका बॉटनिकल नाम आपके यहाँ पे बुक में दिया गया है बेटा, वो है एबिलमोस्कस एस्क्युलेंटस,
एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ये जो भिंडी का प्लांट है बेटा, इसको हम लोगों ने मतलब वाइल्ड वैरायटी ली। वाइल्ड वैरायटी में डिसीज रेजिस्टेंट पावर है बेटा, जीन है। उस जीन को हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और उससे हम लोगों ने नया वैरायटी डेवलप की, नई वैरायटी डेवलप की जो डिसीज रेजिस्टेंट भी है और हाई यील्डिंग भी है, ठीक है। उसको हम लोगों ने नाम दिया बेटा परभनी। परभनी क्रांति, दिस इज द नेम ऑफ दैट वैरायटी ऑफ द भिंडी। आप लोग जानते हो, आप अमरावती में हो, आपसे थोड़ी ही दूरी पे बेटा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है परभनी डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद और नांदेड़ के बिल्कुल पास में बेटा परभनी, ठीक है। तो ये जो परभनी में एक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है बेटा, मराठवाड़ा, ठीक है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बेटा ये रिसर्च हुआ है और ये वैरायटी डेवलप की गई है, इसीलिए उसका नाम बेटा परभनी क्रांति। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है, हो गया। ये था बेटा डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। क्या था बेटा ये? डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। अब इसको मिटाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। बेटा याद रखना, डिसीज और इंसेक्ट पेस्ट, इसमें डिफरेंस है। डिसीजेस जो कॉज कराते बेटा उनको हम लोग पैथोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैथोजेन। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये खास करके पैथोजेंस है। बट बेटा आप लोग जानते हो बहुत सारे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, लार्वीज होते हैं, जैसे कि बॉलवॉर्म, जिसको हम लोग मराठी में बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, बोंड अड़ी, ठीक है, जो कॉटन को खा जाती है, तो बेटा वो पैथोजेन नहीं है, वो इंसेक्ट पेस्ट है, वो इंसेक्ट है। बात को समझना, इंसेक्ट पेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इंसेक्ट पेस्ट है तो हमें डेफिनेटली ये समझना है कि, ठीक है, वो डिफरेंट है। मतलब डिसीज को रेजिस्ट करना और इंसेक्ट पेस्ट को रेजिस्ट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं, एक ही नहीं है। माइंड वेल, सही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कुछ जो डिसीज इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज बेटा नेचुरली एग्जिस्ट करती है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है, नेचर में ही है, ठीक है। बट नेचर में जो कुछ भी बेटा रेजिस्टेंट है वो कैसा है? वो मॉर्फोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल रेजिस्टेंट है, या तो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल और द फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिख ले, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, हेरी लीव्स, ठीक है, हेरी लीव्स। इसमें फॉर एग्जाम्पल है जासिड्स, इन कॉटन। कॉटन के प्लांट में बेटा उसके अगर लीव्स के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयरी ग्रोथ होगी, तो बेटा जासिड नाम के जो इंसेक्ट है, जासिड के टाइप के इंसेक्ट है, वो कॉटन के प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन नहीं करते अगर लीफ के ऊपर हेयर्स है तो। माइंड वेल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है जिसको आप लोग याद रख सकते हो, वो है बेटा सीरियल लीफ बीटल, सीरियल लीफ बीटल इन वीट। वीट के प्लांट के ऊपर बेटा उसके लीव्स के ऊपर अगर हेयरी प्रोजेक्शंस हो, हेयर्स हो, छोटे छोटे हेयर्स जो अगर हो, तो बेटा ये जो बीटल्स होते हैं, सीरियल लीफ बीटल्स, ये उसके ऊपर अटैक नहीं करते। मतलब ये कैसा रेजिस्टेंस है बेटा? मॉर्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। समझ में आ रही बात? आर यू क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ठीक है। आपके बुक में लिखा है कि स्मूथ लीफ
and nectarless variety of cotton is resistant to the bollworms. ओके अगर बेटा कॉटन जो होता है, कॉटन के लीव्स अगर स्मूथ है, हेयरी नहीं है, स्मूथ है, और उसके फ्लावर्स में अगर नेक्टर नहीं है, ठीक है, तो बॉलवर्म उसके ऊपर अटैक नहीं करता, उसको प्रेफर नहीं करता, खाने की कोशिश नहीं करता, उसको उतना स्मूथ लीव्स उसको पसंद नहीं है, उसे चाहिए हेयरी लीव्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नेचुरली ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अवेलेबल है जो रेजिस्ट करते हैं। याद रखना बेटा, दोनों तरफ एग्जाम्पल है कॉटन का इधर भी बस हेयरी लीव्स जासिड्स के अगेंस्ट है, और बेटा स्मूथ लीव्स बॉलवर्म्स के अगेंस्ट है। ये हमें समझ में आना चाहिए। श्योर है? ठीक है, एक और चीज दिया गया बेटा, ये है हाई अमाउंट ऑफ द एस्पार्टिक एसिड and low nitrogen and sugar in maize। ठीक है, अगर सपोज बेटा मेज के प्लांट में बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर एस्पर्टिक एसिड है, लो नाइट्रोजन है, और शुगर भी का अमाउंट बहुत कम है, शुगर का है ना, तो अमाउंट अगर कम है, तो बेटा ये जो स्टेम बोरर्स होते हैं, मेज स्टेम बोरर्स, इसके अगेंस्ट बेटा वो रेजिस्ट करता है, इसके अगेंस्ट वो रेजिस्ट कर जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना। और एक चीज मैंने लिखा है मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल, तो ये मॉर्फोलॉजिकल है, ये भी मॉर्फोलॉजिकल है, ये एक ही बेटा जो बायोकेमिकल है, हाई एस्पर्टिक एसिड है ना। और यहाँ पे 3 मेथड नहीं है बेटा, 2 ही चीजें हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा बायोकेमिकल, और लिखा है, मतलब ये दोनों चीजें एक ही है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, समझ गए? पक्का ना? हो गया? यस सर। वेरी गुड, चल मिटाते इसको। फिर एक बार बेटा कहानी, छोटी सी कहानी है, याद रखनी, देखना। अभी मैंने बेटा ये बताया नेचुरल मेथड, तो हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग से भी कुछ नई वैरायटीज डेवलप की है। प्लांट ब्रीडिंग से बेटा कुछ वैरायटीज डेवलप की है जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट है, जैसे कि ब्रासिका के केस में बेटा, है ना, ब्रासिका के केस में हम लोग कहते हैं पूसा गौरव, ये वैरायटी हम लोगों ने डेवलप की है, गौरव, पूसा गौरव। ठीक है, ये वैरायटी एफिड्स, इनके अगेंस्ट बेटा रेजिस्टेंस शो करती है, एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, दूसरा बेटा फ्लैट बीन। ठीक है, इनकी वैरायटीज है जैसे कि सेम 2 एंड सेम 3, ये वैरायटीज है। ठीक है, ये रेजिस्ट करती बेटा जैसिड्स को, एफिड्स को एंड फ्रूट बोरर्स को। फ्रूट बोरर जो होते हैं उनको रेजिस्ट करता है ये। फ्लैट बीन की वैरायटी है सेम 2 और सेम 3।
ठीक है। उसके बाद में भिंडी, इसको कहते हैं बेटा ओकरा, ठीक है। ओकरा मतलब भिंडी होता है। भिंडी ओकरा जो है उसकी वैरायटी है जैसे कि पूसा सावनी, ठीक है। और दूसरा बेटा पूसा A4। ये जो वैरायटीज है, these varieties are resistant to the shoot and fruit borer, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, आसान है ना याद रखना, ठीक है। छोटी सी कहानी सुनते हैं बेटा, देखो स्मॉल, ये एक कॉलेज की कहानी है जिसमें ब्रासिका पढ़ता है। उसी कॉलेज में बेटा एफिड्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। देख लो, इसको याद रखना आसान है। ब्रासिका का जो रिजल्ट आया, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ब्रासिका का गौरवशाली रिकॉर्ड एफिड्स को पसंद नहीं है, क्योंकि एफिड्स का अच्छा नहीं आया, ठीक है। ब्रासिका का गौरवशाली रिकॉर्ड एफिड्स को पसंद नहीं है, इसीलिए उसके रिकॉर्ड को फ्लैट करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, फ्लैट करने के लिए उसने जासिड्स और फ्रूट बोरर के साथ मिला करके प्लान बनाया। देखो एफिड्स यहाँ पे भी है, तो उसको मैंने ऐसे ही यूज कर लिया, ठीक है। ब्रासिका का गौरवशाली रिकॉर्ड एफिड्स को पसंद नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में फ्लैट करने के लिए उसने जासिड और फ्रूट बोरर के साथ प्लान बनाया, ठीक है। इसलिए उसने ओकरा सावनी नाम के जो प्रिंसिपल है उनको A4 साइज के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखा इसके अगेंस्ट भड़काने के लिए, ठीक है। बट फ्रूट बोरर को यह आइडिया पसंद नहीं आया, तो उसने डायरेक्टली उसे जाके शूट कर दिया। दैट्स इट, कहानी खत्म, ठीक है। इतनी सिंपल सी कहानी है और आप आराम से बेटा ये सारे एग्जाम्पल याद रख सकते हो। अगेन रिपीट, ब्रासिका का गौरवशाली रिकॉर्ड एफिड्स को पसंद नहीं है, ठीक है। तो उसने सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में उसका रिकॉर्ड फ्लैट करने के लिए, ठीक है, जासिड और फ्रूट बोरर के साथ प्लान बनाया। तो उसने प्रिंसिपल ओकरा सावनी को बेटा लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखा ऑन द A4 साइज पेपर, ठीक है। बट ये आइडिया फ्रूट बोरर को उतना पसंद नहीं आया, तो उसने उसको डायरेक्टली शूट कर दिया। दैट्स इट, यू कैन रिमेम्बर इट, ओके। तो ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही एसेंशियल है, इसलिए बेटा हम लोगों ने ये कहानी बनाई है। मिटा दो इसको ना। ये हो गया बेटा इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज जो हमने प्लांट ब्रीडिंग से बनाई है, ठीक है। नाउ सी हियर, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? बहुत सिंपल है। हम लोग कहते हैं, जब हम लोग, हमारी मम्मी बेटा हमको मिल्क पिलाती है ना, और हम लोग पीते नहीं थे, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देते थे, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, चॉकलेट टेस्ट, फ्लेवर, है ना, ऐसे कुछ कुछ। तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा फोर्टिफिकेशन, उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन मतलब हम लोग उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा रहे हैं बाय एडिंग सम स्टफ, एक्स्ट्रा स्टफ, ठीक है। तो ये तो हम लोग बाद में करते हैं। अगर ऐसा हो कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट खाते हैं बेटा, अगर उनमें पहले से ही अच्छे अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स अगर हो, है ना, वो भी नेचुरली, मतलब हम जो गेहूं खाए तो गेहूं में सिर्फ स्टार्च मिले, इससे अच्छा है कि उसमें प्रोटीन भी हो। उसमें अगर प्रोटीन भी हो तो बढ़िया है ना, प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है, दैट इज गुड। तो इसीलिए बायोफोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं बेटा हिडन हंगर। अब थोड़ा ध्यान से देखें, रेशन कार्ड पे बेटा बहुत सारे गांवों में, छोटे गांव में, देहातों में लोगों को चावल तो मिलता है, तो उनका पेट तो भरता है, बट उनकी हर एक सेल की नीड है। हर सेल को बेटा हर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा। मतलब पीपल आर एक्चुअली, जो भी लोग हैं, ठीक है, उनका पेट भर रहा है, पर उनकी जो जरूरत है, आवश्यकताएं हैं मिनरल्स की, कंप्लीट डाइट की, बैलेंस डाइट की, वो पूरी नहीं हो रही है। मतलब वो पेट भरा हुआ है,
उनकी भूख तो मर गई पेट की, बट सेल्स की भूख नहीं खत्म हुई। इसी को कहते बेटा हिडन हंगर। मतलब अगर हम खाने की चीजें ही ऐसी बनाएं जिसमें पहले से ही बैलेंस डाइट हो, पहले से मिनरल्स विटामिन से रिच हो, तो ठीक है। इसीलिए जो आइडिया आया उसको हम लोग कहते बेटा बायोफोर्टिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये एग्जांपल्स आप लोग याद रख सकते हो। एग्जाम्पल्स आप लोग याद रख सकते हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एटलस 66 ये वैरायटी है, ये बेटा वीट की वैरायटी है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, हाई अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इज प्रेजेंट। समझ रहे आप? ठीक है, इनके अंदर बेटा हाई अमाउंट ऑफ दी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वैरायटीज बनाई है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा राइस की वैरायटीज है, राइस की वैरायटीज है, ठीक है, या मेज की वैरायटीज है, ठीक है। ऐसी वैरायटीज बनाई है जिनमें हाई अमाउंट ऑफ दी आयरन, कैल्शियम और बेटा अमीनो एसिड्स भरे पड़े रहते हैं। आपको बेटा ये ब्लैंक फिलअप करना है आपको एनसीईआरटी में से पढ़ करके, ठीक है। इसमें राइस में ट्वाइस अमाउंट होता है। देखो रिदमिकली समझ में आता है, राइस में ट्वाइस अमाउंट होता है कि मेज में 5 टाइम्स होता है, ठीक है। राइस में बेटा ट्वाइस अमाउंट होता है कि मेज में 5 टाइम्स होता है। ये आप लोगों को प्रॉपरली उसको फिलअप करना है और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है। दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किए। वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है बेटा कैरोट्स एंड देन स्पिनच एज वेल एज व्हाट द पंपकिन। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वेजिटेबल्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए बेटा, उनमें विटामिन ए का अमाउंट हम लोगों ने बढ़ाया है, तो उनमें इनबिल्ट विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटल गॉर्ड एज वेल एज व्हाट द बथुआ एंड देन मस्टर्ड as well as the tomato। इनमें बेटा विटामिन सी का अमाउंट हम लोगों ने इंक्रीज किया है, ठीक है। इसके बाद बेटा सपोज फॉर एग्जांपल हियर अगेन द स्पिनच एंड बथुआ। इसमें बेटा आयरन, Fe एंड कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज किया गया है। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीन्स जो होते हैं, बीन्स के वैरायटी जो है जितना भी बेटा, जैसे कि फ्लैट बीन, ठीक है, एज वेल एज लैब, ऐसी डिफरेंट जो वैरायटीज है बेटा, इनमें प्रोटीन का अमाउंट हम लोगों ने इनबिल्ट बढ़ा के रखा हुआ है। तो बायोफोर्टिफिकेशन का एम क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन का एम है बेटा इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड। क्वांटिटी तो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन से बढ़ा रहे हैं, हाई, बट सिर्फ क्वांटिटी बढ़ने से यो फायदा नहीं है ना, क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। किसकी क्वालिटी? इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द विटामिन्स, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ऑयल, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इन सब का बेटा क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी फूड के अंदर बढ़ाना, उसी को मैं बायोफोर्टिफिकेशन कहता हूँ। जो नेचुरली प्रेजेंट हो पहले से ही, अगर वो प्रेजेंट हो फूड में, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी को बेटा, इसी सिंपल कंसेप्ट को हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बथुआ, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। बथुआ जो है बेटा, उसके पकोड़े बनाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं खाया होगा या नहीं देखा होगा, पॉसिबिलिटी है, बट बाकी बेटा आपको याद रखना है
कैरेट एंड देन द स्पिनच एंड देन पंपकिन, ये विटामिन ए रिच्ड है। उसके बाद बीटर गॉर्ड तो आपको पता है, करेला जिसको कहते हैं बीटर गॉर्ड, एंड देन बथुआ, मस्टर्ड आप लोग जानते हो, टोमेटो आप लोग जानते हो जिसमें विटामिन सी एनरिच उसको बनाया गया है। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन रिमेंबर और माइंड वेल बेटा आपको, ठीक है, वो जो खाली जगह मैंने दी गई है, ठीक है, मुझे आप जरूर ये बताना कि राइस में ट्वाइस होता है या मेज में ट्वाइस होता है, ठीक है, और क्या चीज उसमें बड़ी होती है, ठीक है। मिटा देते इसको, मिटाए। यस सर, यस सर। बेटा एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। बट सिंगल सेल प्रोटीन हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों में भी आता है थोड़ा थोड़ा, तो हम उसी में उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग टिश्यू कल्चर पे चलते हैं। क्या फायदे हैं टिश्यू कल्चर के, ठीक है, क्यों किया जा सकता है प्लांट के केस में बेटा, क्योंकि प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं उसमें टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी मतलब जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल है उनमें एबिलिटी होती है बेटा कि वो है ना पूरे एंटायर प्लांट में ग्रो हो सकते हैं, है ना, डेवलप हो सकते हैं, तो उसी को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। बात सिंपल है, ठीक है, उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो इसीलिए इसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग यूज करके टिश्यू कल्चर करते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग टिश्यू कल्चर करते क्यों, क्या उसके फायदे हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, नीड क्या जरूरत है। तो एक तो पहला तो पॉइंट है बेटा माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का सिंपल मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स इन लार्ज नंबर, ठीक है, बहुत सारे बेटा, प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर प्रोपेग्यूल जो होते हैं छोटे छोटे सीडलिंग्स, एक साथ बहुत सारे बेटा क्लोन बना देना, जिससे उसका यील्ड या पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़े, ये हमारा एम है माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। सेकेंड है बेटा कंजर्वेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लांट्स है जो बेटा एंडेंजर्ड है, उनकी प्रजाति नष्ट होने के कगार पे है ना, तो ऐसे प्लांट ले करके उनको टिश्यू कल्चर में ग्रो करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके क्लोन्स बना दें और उनके नंबर्स को बढ़ाएं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स, ये हो गया। तीसरी चीज है बेटा, बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशंस में उनको ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे जो प्लांट होते हैं बेटा उनको हम लोग नॉन सीजन मतलब सीजन इंडिपेंडेंट भी हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर। बहुत सारे ऐसे प्लांट है बेटा जिनको सीड्स नहीं आते, तो उनको बेटा हम लोग टिश्यू कल्चर से ग्रो कर सकते हैं, मतलब जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ हम लोग करा सकते हैं, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर। हम लोग टिश्यू कल्चर की मदद से बेटा हाइब्रिड प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड प्लांट जो है वो बिल्कुल आराम से बेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आराम से हम लोग समझ सकते हैं। 6 चीज, किसी भी प्लांट का प्योर लाइन बनाना यहाँ पे बेटा आसान होता है, वेरी इजी, ठीक है, प्योर लाइन बनाना बहुत ही आसान है, प्रोडक्शन ऑफ द प्योर लाइंस। 7th, we can produce the secondary metabolites, जैसे एल्केलॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, है ना, ये सारी जो चीज़ें प्लांट से हमें मिलती't उनको हम लोग ज़्यादा मात्रा में सस्ते में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। 8, रिकवरी ऑफ डिसीज्ड प्लांट। जिस प्लांट को बड़ा डिजीज हुआ है उस प्लांट के डिसीज प्लांट से हम लोग नया फ्रेश प्लांट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे उसके फायदे हैं टिश्यू कल्चर के। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं और ये सारे बेनिफिट्स बेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उनका बेटा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद बेटा हम लोग टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे।
सर हाँ बेटा। सर अगर मेंडल ने 8 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए होते तो कौन सा लॉ फेल होता? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सुने क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ बेटा फेल हो जाता। कौन सा सर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा जो लॉ है सर, उसका। सर उसका रीजन क्या? रीजन साफ है, उसके पास 7 क्रोमोसोम है। सपोज 7 क्रोमोसोम के ऊपर एक एक अगर जीन अवेलेबल है तो इंडिपेंडेंट वो असर्ट हो रहे हैं। पर अगर 8वां उसने कैरेक्टर लिया होता, 8 कैरेक्टर अगर उसने लिया होता तो शायद इसमें लिंकेज होता, और लिंकेज उसका अपोजिट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इसीलिए वो फेल हो सकता है ना। चल सिंपल है बेटा, कैसे टिश्यू कल्चर करेंगे, आसान है। हाँ, सपोज वो भी प्लांट होता है, उस प्लांट में जो भी शूट टिप होगा या उस प्लांट में रूट टिप जो भी होगा, या लीफ होंगे या एक्सिस में होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी प्लांट का पार्ट लेंगे, ठीक है, तो भी वो डिवीजन करना शुरू कर देता है। बट ज्यादातर लोग बेटा हम लोग प्रिफर करते हैं कि शूट टिप या रूट टिप ले, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल है, पहले से ही डिवाइडिंग सेल्स है। तो बेटा जो भी प्लांट पार्ट टिश्यू कल्चर के लिए लिया जाता है, उस प्लांट पार्ट को कहते हैं बेटा एक्सप्लांट। उस प्लांट पार्ट को कहते हैं एक्सप्लांट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पहले तो उसका एक्सप्लांट ले लो, जो प्लांट का पार्ट आपको अवेलेबल है उसको ले लो, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। अब ये जो एक्सप्लांट है, ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, ग्लास अवेयर्स चाहिए, अपैरेटस चाहिए, है ना। दूसरा बेटा, इनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए। न्यूट्रिएंट मीडिया खास करके पहले तो जब पहली बार वो किया गया था टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट, तो कोकोनट वाटर यूज किया गया था बेटा, नारियल का पानी। ठीक है, अब हम लोगों ने बहुत सारे मीडियम बना लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है बेटा मुराशिगे एंड स्कूग मीडिया, जिसे कहते हैं एमएस मीडिया। एमएस मीडिया, ठीक है, ये एमएस मीडिया सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब मीडिया डिजाइन करना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर प्लांट के न्यूट्रिशन की नीड अलग अलग है। किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है तो किसी को करेले की, ऐसा हिसाब है। ठीक है, सेम थिंग, सारे प्लांट्स की नीड्स जो बेटा न्यूट्रिएंट की वो अलग अलग होती है, तो हम उनके हिसाब से हम लोग मीडिया प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया को एक बेस में डाला जाता है, जिसके साथ वो सॉलिडिफाइंग जेल जो होता है, उस सॉलिडिफाइंग जेल को हम लोग कहते हैं बेटा एगार एगार। ये एगार एगार जो जेल होता है उसको यूज करते हैं बेटा हम लोग टिश्यू कल्चर में। ठीक है, बट चाहे हम लोग एक्सप्लांट यूज कर रहे हो, एपैरेटस यूज कर रहे हो, न्यूट्रिएंट मीडिया यूज कर रहे हो बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा इन सब का स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्यों? क्योंकि एक्सप्लांट तो एक डिसीज्ड पार्ट है, मतलब उसको तोड़ा गया है, मतलब डेड पार्ट। अभी लिविंग है बट डेड होने की संभावना है, तो बेटा उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के स्पोर, फंगस के स्पोर अटैक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जब तक हम स्टेरिलाइजेशन नहीं करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये जो एक्सप्लांट होते हैं इनको इथिल अल्कोहल के साथ में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, या तो पेरोक्साइड, ठीक है। ये जो चीजें होती है बेटा, इनके साथ में हम लोग ट्रीट करते हैं ताकि वो एक्सप्लांट जो है वो शुद्ध हो जाए, स्टेरिलाइज्ड हो जाए। इतना ही नहीं, ये जितना एपैरेटस है, न्यूट्रिएंट मीडिया है बेटा, इनको भी बेटा स्टेरिलाइज किया जाता है ना। इसके भी दो मेथड है, एक को कहते हैं वेट मेथड, एक को कहते हैं बेटा ड्राई मेथड, वेट एज वेल एज ड्राई मेथड। वेट मेथड में एक ऑटोक्लेव आता है, ऑटोक्लेव में बेटा हम लोग उसको स्टेरिलाइज करते हैं। बहुत बड़ा प्रेशर कुकर है वो, जिसमें स्टीम बाथ कराते हैं हम लोग सारे वेसल्स को, इसको उसको, ठीक है। जो भी चीजें यूज करेंगे उन सबको बेटा हम उसमें स्टीम बाथ कराते हैं। बट इतना ही है कि ऑटोक्लेव ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर और टाइमिंग हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, कितने टाइम के लिए रखना है, ठीक है, और कितना प्रेशर पे रखना है, ये सब हम लोग बेटा रेगुलेट कर सकते हैं। वी कैन रेगुलेट इट, ठीक है। तो ये हो जाता है वेट मेथड। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। सेकेंड थिंग, ड्राई मेथड। ड्राई मेथड क्या है पता है? ड्राई मेथड मतलब जिसमें यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, और बेटा हॉट एयर लैमिनेटर्स को यूज किया जाता है। मतलब सारी चीजों का जो बेटा, या तो उसको यूवी रेज में रखा जाता है तो सारे बैक्टीरिया वगैरह सब किल हो जाएंगे, या तो हॉट एयर की जो बेटा ब्लोअर चलता रहता है उसके सामने उनको रखेंगे तो गर्मी के कारण वो बैक्टीरिया या स्पोर वहां से उड़ जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। ये सारी जो होते हैं वेट मेथड एज वेल एज व्हाट द ड्राई मेथड। तो आपके पास सारा एपैरेटस रेडी है, ठीक है। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एगार मीडियम डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडिया डाला, और न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर बेटा यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक्सप्लांट डाल दिया। एक्सप्लांट पैरेन्काइमा टिश्यू है, एक्सप्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लांट डाल दिया, उसको बेटा कवर कर दिया, कॉटन प्लग से कवर कर दिया, नॉर्मल कंडीशन में रख दिया। कुछ दिनों बाद हमको देखने को मिलेगा कि इसी फ्लास्क के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है बेटा, ये जो है ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा बॉल बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये पहले था एक्सप्लांट, एक्सप्लांट कन्वर्ट हो जाता है बेटा कैलस में। कैलस क्या है? कैलस अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, मतलब वही सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं, बट उसमें उन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो कैलस अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। वो फ्रेजाइल है मतलब उसको हाथ लगाओ तो वो टूट जाता है, ठीक है, बट वो ग्रो होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। मास जैसे ट्यूमर होता है, ट्यूमर ग्रो होता है, वैसे वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली बेटा इस मीडियम में अगर वो इतने दिनों से ग्रो हो रहा है तो बेटा सारा वेस्ट मटेरियल उसके अंदर ही जाएगा, टॉक्सिसिटी उसके अंदर जाएगा, और न्यूट्रिएंट एक दिन खत्म हो जाएगा, बराबर है, न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक नया फ्लास्क लेते हैं, उसमें नया फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं और यहाँ से चीज को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और वो जो कैलस है, कैलस के कुछ टुकड़े यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इसे डाल देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को बेटा मैं कहता हूं सब कल्चर, इसे मैं कहता हूं, आई विल से इट एज ए सब कल्चर, उसे मैं कहता हूं सब कल्चर। क्लियर है? दैट इज द सब कल्चर। नाउ ये सब कल्चर होने के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें है ना, इसमें हम लोग डालते हैं हार्मोन, ठीक है। हार्मोन डालेंगे तो क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं है ना ऑर्गेनोजेनेसिस।
ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के बेटा दो टाइप है, एक को हम लोग कहते हैं कॉलोजेनेसिस और दूसरे को हम लोग कहते हैं बेटा राइजोजेनेसिस। कॉलोजेनेसिस का सिंपल मतलब बेटा, कॉलोजेनेसिस का सिंपल मतलब है प्रोडक्शन ऑफ द शूट, शूट सिस्टम बनाना। राइजोजेनेसिस का मतलब है रूट सिस्टम प्रोड्यूस करना। मतलब इसके ऊपर बेटा रूट प्रोड्यूस हो सकते हैं नीचे ऐसे अगार जेल में, या तो बेटा उसके ऊपर शूट भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, शूटिंग एंड रूटिंग इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाता है। बट कंडीशंस क्या है बेटा, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ऑक्सीन इस हार्मोन का अमाउंट साइटोकाइनिन से ज्यादा होगा, साइटोकाइनिन से ज्यादा होगा, तब बेटा रूट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जब साइटोकाइनिन का अमाउंट ऑक्सीन से ज्यादा होता है तब बेटा शूट फॉर्मेशन होता है। माइंड में मतलब अगर मुझे शूट फॉर्मेशन कराना है तो मैं साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा डालूंगा और ऑक्सीन का अमाउंट कम। मतलब रेशियो जो है साइटोकाइनिन और ऑक्सीन, ठीक है, इनके बीच का सेम नहीं होगा, वो कम ज्यादा करा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना? अभी आगे ऑब्वियसली कुछ दिनों बाद में टेस्ट ट्यूब में बेटा इसी फ्लास्क के अंदर है ना, धीरे धीरे बेटा ये प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। छोटा सा ही पौधा है ना, उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है ऐसे। अब इसको हम लोग इसमें से निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल करके बेटा इसे ट्रांसफर करेंगे ग्रोथ चेम्बर में। इसको भेज देंगे ग्रोथ चेम्बर में। ग्रोथ चेम्बर में हम लोग, अभी ये तो बिल्कुल छोटा है, बहुत सारे एसी वगैरह आर्टिफिशियल कंडीशन में इसको ग्रो किया है, इसको जमाने के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में उसको भेजा है, उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, भैया पढ़ लो लिख लो, ठीक है, समझ लो जमाने को ढंग से, नहीं तो तुम्हारी कुछ खैर नहीं है, ऐसा उसको समझाया जाएगा ग्रोथ चेम्बर में। ऐसे चेम्बर बेटा ऐसी मशीन है जिसमें हम लोग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को खास करके, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को डिसाइड करते हैं, है ना, उसको बड़ा रेगुलेट कर सकते हैं। तो हम धीरे 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 उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है ना, उसको बढ़ाते जाते हैं, उसको चेंज करते चले जाते हैं। तो बहुत सारे, मतलब हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने तो एक ही एक्सप्लांट दिखाया, बट हम लोग हजारों एक्सप्लांट के साथ शुरू करेंगे। बट बहुत सारी इन्फेक्शन होने के बाद ऐसे होते मरते मरते तक, है ना, बहुत कम बच जाते हैं, बचेंगे नहीं, क्योंकि इतना प्रोसेस है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो ही जाता है, आप चाहे कितना भी स्टेरिलाइजेशन कर लो। ठीक है, तो जो भी बचेंगे बेटा उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, मतलब ग्रोथ चेम्बर में उनको उनका एक्लेमेटाइजेशन कराएंगे, उनको अडाप्ट कराएंगे। तो ये जो एक्लेमेटाइजेशन होने के बाद में कुछ पौधे बच जाएंगे जो ये सब कुछ करने के बाद भी ग्रो हो जाते हैं। फिर उनको बेटा हम लोग सॉइल में लगा देंगे, ज़मीन पे फॉर्म लैंड में लगा देंगे, बाहर जाकर के इसको ग्रो करेंगे। इस तरह से हम लोग टिश्यू कल्चर में प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा ध्यान से वर्ड्स को समझते हैं। जैसे कि बेटा मैं एक ही कैलस से बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बराबर है? एक ही कैलस से टुकड़े होते हैं ना, बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। एक ही कैलस से मतलब सारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बराबर है ना, सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जो भी जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लोन कहते हैं। बात सही है। बट बेटा हमने जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए है बेटा वो सोमैटिक सेल्स के, मेरिस्टेमेटिक सेल से प्रोड्यूस किए हैं। इसीलिए जितने भी क्लोन्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 2 3, इन सबको हम लोग एक नाम देते हैं बेटा, उसको कहते हैं सोमैक्लोन। क्या बोलते हैं बेटा?
सोमैक्लोन। सो टिश्यू कल्चर से हम सोमैक्लोन प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखना। क्या करते हैं बेटा? सोमैक्लोन प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना। बात क्लियर है? ठीक है, वी प्रोड्यूस सोमैक्लोन बाय टिश्यू कल्चर। वेरी क्लियर। सेकंड थिंग, अगर बेटा हम लोग जो भी टिश्यू है, ये जो फ्रेजाइल कैलस है, इस कैलस के ऊपर ही बेटा अगर हम लोग रेडिएशन डालें या इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया में बेटा हम लोग म्यूटेजेनिक एजेंट को डाल दें, सुन ध्यान से देख लो, है ना, इसमें तो बेटा जो सोमैक्लोन है उनमें भी वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगे। सही बात है? ठीक है, अगर हम लोग सोमैक्लोन्स में वेरिएशन लाना शुरू कर देते हैं तब मैं वर्ड यूज करता हूं सोमैक्लोनल वेरिएशन, तो मैं उसे कहता हूं बेटा सोमैक्लोनल वेरिएशन। नाउ रिमेंबर, सोमैक्लोन, all somacclones are genetically similar. If we induce some mutation and create a variation, so I will call it as a somacclonal variation. बात क्लियर है? क्लियर है क्या? है ना? सोमैक्लोन as well as what the somacclonal variation. तो क्या आपने ये सब कुछ लिख लिया? लिख लिया, मिटा दो इसको। ओके, अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि बहुत ध्यान से चीज को समझना। मैंने जो भी बेटा आपको बताया था वो था कल्चर। कैसा कल्चर है ये? सॉलिड कल्चर था। क्यों? क्योंकि जो भी प्लांट मैंने ग्रो किया बेटा वो अगार अगार पे था, वो जेल सब्सटेंस है, जेल सब्सटेंस के ऊपर उसको हम लोगों ने ग्रो किया। एक नया एक अलग सिस्टम मैं बताता हूं जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सस्पेंशन कल्चर। इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन कल्चर। क्या कहते हैं? सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर के बारे में मैं बताता हूं कि बेटा ये वाला मैंने एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में हम लोगों ने जितने भी न्यूट्रिएंट मीडिया है सब बेटा पानी में डाल दिए। इसमें हम लोगों ने अगार अगार मीडियम नहीं डाला, लिक्विड है, ठीक है, इसमें लिक्विड डाला और बेटा लिक्विड में ही हम लोगों ने वो एक्सप्लांट डाल दिया। अभी एक्सप्लांट डाल दिया, ठीक है, उसको प्लग कर दिया और उसको ये जो है इसको बेटा हम लोग इसको एक ऐसे प्लेट के ऊपर रख देते हैं जो रोटेट हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा एजिटेटर। कंटिन्यूअस एजिटेशन पे उसे रखा हुआ है, वो गोल गोल घूम रहा है, मतलब वो कभी भी लिक्विड सेटल नहीं होता, वो हिलते ही रहता है क्योंकि उसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं। पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। तो आप तो जानते हो कि जो भी बेटा कैलस होता है वो फ्रेजाइल है। कैलस कैसा है? फ्रेजाइल है। तो जैसे ही कैलस बनता है टूट जाता है, टूट जाता है, मतलब आपको एक ही इसमें बेटा ऐसे क्लम्स नजर आने लगते हैं। मतलब कैलस बनते तो है बट वो अलग अलग होते रहते हैं क्योंकि वो सेटल नहीं होने दे रहा उसको। बात को समझना, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि सस्पेंशन कल्चर में कैलस की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि उसको कंटिन्यूअस एयर मिल रहा है हर सेल को, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और सबको प्रॉपर खाना भी मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। अभी जो सॉलिड कल्चर में था इतना बड़ा बेटा वो बन गया और बेटा जो बीच के सेल से उन तक न्यूट्रिएंट मीडियम पहुंचने में समय लगता था, इसलिए उसकी ग्रोथ स्लो होती थी। पॉइंट समझ में आया क्या? है ना। यहाँ पे ये सस्पेंशन में बेटा गोल 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 घूम रहे हैं तो बेटा वो अलग एक दूसरे के साथ टिके नहीं रह सकते, इसलिए वो टूटते रहते हैं और टूटने की वजह से क्या होता है, हर एक को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने के चांसेस बनते हैं। हमने क्या किया, सस्पेंशन कल्चर में एक और काम करते हैं, इसमें एक चीज डाल देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेटा पेक्टिनेज। पेक्टिनेज। अब ये पेक्टिनेज करता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा। जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके सेल वॉल के बीच में बेटा यहाँ पे चीज जमा होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट।
ये जो होते हैं बेटा ये सीमेंटिंग मटेरियल है, दो सेल्स को एक दूसरे के साथ चिपकाते हैं। प्लांट सेल जो है उनके दोनों के सेल वॉल जो बेटा एक दूसरे के साथ वो चिपका के रखते हैं। इस तरह से प्लांट के सेल जो है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, टिश्यू बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पेक्टिनेज नाम का एंजाइम उसमें पहले डाल दिया है। पॉइंट देखना, पेक्टिनेज नाम का एंजाइम पहले डाल के दिया है तो ये पेक्टेड वो बनने नहीं देता। और पेप्टाइड नहीं बनने देता मतलब यहाँ पे जितने भी सेल है जो नए बन रहे हैं वो बनते ही बेटा एक दूसरे में साथ जुड़ते नहीं रहते, टूट जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे इस सस्पेंशन कल्चर में बेटा एक एक सिंगल सेल भी आइसोलेट करना आसान है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ चिपक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको चिपकाने वाला सब्सटेंस ही नहीं बनने दिया जा रहा, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम पेक्टेड या मैग्नीशियम पेक्टेड, वो बनने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जब भी वो बनेगा तो पेक्टिनेज उसे डाइजेस्ट करेगा। बात क्लियर हो गई है? यस सर। ओके, अभी हम लोग ये तो सस्पेंशन कल्चर का फायदा हो गया। अब हम लोग इसी को समझ करके प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर आपको पता है ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन दो स्पीसीज है अलग अलग, उनके बीच में कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई दूसरा स्पीसीज का पोलन ग्रेन गिर भी गया तो उसे रिजेक्ट कर देता है। मतलब दो अलग अलग स्पीसीज, दो अलग अलग फैमिलीज, जो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना, क्रॉस पॉलिनेशन कराना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिजेक्शन है। बात क्लियर है? और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अलग अलग प्लांट्स को बेटा क्रॉस करा दें। क्यों क्रॉस करा दें? इन दोनों को अगर अलग अलग प्लांट्स को हम लोग क्रॉस करा देते हैं तो ड्यू टू दैट क्रॉसिंग हमें बहुत अच्छे नए हाइब्रिड विगर मिलेंगे, हमें हेटेरोसिस मिलेगा, ये हम चाहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, देखो सस्पेंशन कल्चर की वजह से हम लोग लेते हैं एग्जांपल। सपोज हम लोगों ने बेटा यहाँ पे पोटैटो, ये जो प्लांट है, पोटैटो प्लांट के बेटा किसी एक्सप्लांट को लेकर के उसके ये सस्पेंशन कल्चर किया, तो मुझे एक सिंगल सेल मिल जाएगा जिसके ऊपर सेल वॉल है। इसका ये है बेटा पोटैटो का है, पोटैटो का सिंगल सेल मिला क्योंकि हमने पेक्टिनेज डाला, सब कुछ किया। एग्री? समझ गए? ठीक है। हम लोग ऐसा ही सस्पेंशन कल्चर टोमेटो का कर देते हैं, टोमेटो। ठीक है। तो मुझे ऑन अदर हैंड टोमेटो का भी सेल मिल जाता है जिसके ऊपर सेल वॉल है। इसका न्यूक्लियस है ये, इसका न्यूक्लियस ये है, दोनों डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, वो भी डिप्लॉयड है। 2n 2n। बात क्लियर है? अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो दोनों सेल वॉल जहां जितने भी सेल वहां पे बेटा इनको हम लोग ट्रीट करते हैं सेल्यूलेज और लाइजेज से। तो ये जो है सेल्यूलोज और लाइजेज से ट्रीट करने की वजह से इनका सेल वॉल खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसा सेल जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं है। टोमेटो का, पोटैटो का, दोनों के ऐसे सेल मुझे मिले जिनके ऊपर सेल वॉल ही नहीं है। तो याद रखना, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। A plant cell without cell wall is called as protoplast। समझ में आती बात? क्लियर है? ठीक। अब बेटा हमें ऐसे दो प्रोटोप्लास्ट मिले, ये पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट है, ये बेटा टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट है। ऐसे दो प्रोटोप्लास्ट मिले, मतलब इनके ऊपर अभी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है। तो ध्यान से, ये प्रोटोप्लास्ट और ये प्रोटोप्लास्ट, इसको हम लोग एक केमिकल आता है जिसको कहते हैं पेज। पेज का फुल फॉर्म बेटा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, दिस पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इज एक्ट्स एज ए फ्यूजाजेन। फ्यूजाजेन मतलब दो सेल्स को बेटा वो पास में ला करके जोड़ देता है। अब माइंड वेल, दोनों सेल को बेटा वो पास में ला करके दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देगा और हमको मिलेगा साइब्रिड। हमको क्या मिलेगा बेटा? साइब्रिड। अब इस साइब्रिड में बेटा पोटैटो का भी न्यूक्लियस है और
और टोमेटो का भी न्यूक्लियस है। बात समझ में आ रही है? कुछ देर बाद में ये जो साइब्रिड है, ठीक है, इसके दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे और हमें बेटा एक कंप्लीट एक हाइब्रिड प्लांट मिलेगा। न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो बेटा हमें कंप्लीट एक हाइब्रिड प्लांट मिलेगा। इस सेल को बेटा एज ए हम लोग एक्सप्लांट यूज करेंगे और इससे एक नया प्लांट बनाया जाएगा और ऐसा बनाया गया है और फिर उसको नाम दिया बेटा पोमैटो। उसे नाम दिया पोमैटो, ना पोटैटो ना टोमेटो, जो मिला वो है पोमैटो। बात क्लियर है? बट पोमैटो जो मिला बेटा, इसमें इन दोनों की भी अच्छी क्वालिटीज नहीं आई, इन दोनों की भी अच्छी क्वालिटीज नहीं आई, इसलिए ये हमारा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं है, इसको ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। इसके हिसाब से वैसा ही बेटा और एक बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं बेटा रेफेनो ब्रासिका। मतलब ये जो क्रॉस किया गया था, ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया गया था, वो था बेटा रेफेनस के साथ में, रेफेनस सेटाइवस क्रॉस्ड विद द ब्रासिका नापस। मतलब रेडिश, रेफेनस मतलब रेडिश मूला, ठीक है, और ब्रासिका नापस मतलब मस्टर्ड मोरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में बेटा प्रोटोप्लास्ट कल्चर करके हमने एक प्लांट पाया जिसका नाम है बेटा रेफेनो ब्रासिका। बट ये भी बेटा किसी काम का नहीं है, तो ये जो बने हैं वो सिर्फ फॉडर के काम के हैं, फॉडर, ठीक है, ये फॉडर है, किसी काम के नहीं है। बट बेटा प्रोटोप्लास्ट कल्चर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। जो चीज हमें हासिल हुई है उसको हम लोग कहते हैं बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हम लोग गैमेट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट सोमैटिक सेल का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो बेटा प्रोटोप्लास्ट कल्चर जब हम लोग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को अंजाम दे रहे हैं। ऑल्दो जो दोनों एक्सपेरिमेंट हमें दिए गए हैं, जो दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं, वो हमारे खास कुछ काम के हैं नहीं, वो एज ए फॉडर ही यूज होते हैं, बट इट क्रिएट्स अ होप। इससे हमें एक होप आती है बेटा कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट प्लांट के जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, हम उनके बीच में बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा क्लियर है ये? यस सर। एक्सैक्ट। मिटा दूं? दो चीजें देखते हैं अभी टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन में। अभी हम लोगों ने जो सोमैक्लोनल वेरिएशन वाली बात की थी, तो सोमैक्लोनल वेरिएशन से बेटा हम लोग म्यूटेशन से डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, है ना। और वो हो गया डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट। अब हम लोग बात करते हैं रिकवरी ऑफ द प्लांट। रिकवरी ऑफ द प्लांट, सपोज मैं आपको थोड़ा सिंपल बता देता हूँ। ये प्लांट है, इसके रूट्स है यहाँ पे, ये उसके बेटा लीव्स है, और यहाँ पे बेटा उसका एपाइकल बर्ड है, ये एपाइकल मेरिस्टेम है। ऑब्वियसली एपाइकल मेरिस्टेम आज ग्रो हो रहा है, बट थोड़ा ध्यान से आप इस पूरे प्लांट के स्टेम को, रूट्स को, स्टेम को, यहां तक बेटा उसको वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, बट इन्फेक्शन को फैलने के लिए थोड़ा समय लगता है। कोई भी इन्फेक्शन हो उसको फैलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर ये अपाइकल मेरिस्टेम अभी अभी बना है तो ऑब्वियसली वो जो है बेटा वो वायरस फ्री है, डिसीज फ्री है, इन्फेक्शन फ्री है। बात समझ में आती है ना? तो अगर ये इन्फेक्शन फ्री है तो मैं इसको काट करके बेटा इसे एज ए एक्सप्लांट यूज करूंगा।
ठीक है, इसे एज ए एक्सप्लांट मैं यूज करता हूँ। और जब मैं इसे एज ए एक्सप्लांट यूज करता हूँ और इसको टिश्यू कल्चर से बेटा प्लांट को ग्रो करूंगा, तो डेफिनेटली जो प्लांट मुझे मिलेगा बेटा, तो एंटायर प्लांट बेटा डिसीज फ्री होगा, एंटायर प्लांट बेटा डिसीज फ्री होगा। तो मैंने क्या किया, एक प्लांट को रिकवर किया, किससे, डिसीज से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फिर से वो वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, हो सकता है। बट हमने एक वायरल इन्फेक्टेड प्लांट से हम लोगों ने नॉन इन्फेक्टेड प्लांट को प्रोड्यूस किया, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन। बात समझ में आई क्या? बट हम इसे ये नहीं कहते कि ये डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट है, नहीं है। आई बात समझ में? ये डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? है ना? तो आपको पूछेंगे कि शुड टिप कल्चर या तो रूट टिप कल्चर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए टू रिकवर द प्लांट फ्रॉम द डिजीजेस। बात क्लियर है? इसको क्या कहेंगे, शुड टिप कल्चर, है ना। दूसरा एक एप्लीकेशन देखते हैं, लिख लिया क्या आप लोगों ने, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे शुड टिप कल्चर। ठीक है, किसके लिए होगा बेटा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिसीज फ्री प्लांट, है ना, रिकवरी ऑफ द प्लांट फ्रॉम द डिसीज। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है पता है, नेक्स्ट है बेटा एंथर कल्चर। अभी आप लोगों ने रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, एंथर में बेटा ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बराबर है। अंदर बेटा यहाँ पे पोलन चेम्बर होते हैं। अब पोलन चेम्बर है तो उसके ऊपर बेटा टैपेटम है, मिडल लेयर है, एंडोथेशियम है और एपिडर्मिस है। अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ही सेल जो बेटा 2n है, मतलब डिप्लॉयड है। मतलब क्या है बेटा, डिप्लॉयड है। तो ऑब्वियसली एंथर के इनके प्लांट को अब लोग एंथर के सेल्स को कल्चर करते हैं तो बेटा हमें डिप्लॉयड प्लांट मिलेगा। बट इसके अंदर जो टिश्यू है बेटा वो है स्पोर मदर सेल होंगे इसमें, स्पोर मदर सेल जो मियोसिस करेंगे, जो मियोसिस करेंगे और मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर। तो हम लोग जो एक्चुअली एंथर कल्चर करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हैप्लॉइड प्लांट पाना है, हैप्लॉइड प्लांट पाने के लिए। तो एंथर कल्चर करते हैं तो बेटा ये माइक्रोस्पोर जो है, जो फाइंड बन रहे हैं एक्चुअली ये माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये एक्चुअली इनका कल्चर हो जाता है और इनके कल्चर की वजह से हमें मिलते हैं हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट से मुझे क्या मिलेगा बेटा, किसी भी चीज का प्योर लाइन मिल सकता है। अगर वो हैप्लॉइड है तो किसी भी हैप्लॉइड में बेटा किसी भी जीन का सिर्फ एक ही एलील होता है। सही बात है ना। देखो अगर ये प्लांट में डिप्लॉयड कंडीशन कैपिटल टी थी तो बेटा हैप्लॉइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी ही आ जाएगा। सही बात है ना। मतलब ये प्योर है, किसी भी जीन का एक ही एलील उसके अंदर आता है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो अगर सपोज इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ये था तो हमें दो प्रकार के हैप्लॉइड मिल सकते हैं। एक हैप्लॉइड ऐसा मिल सकता है जो क्या हो बेटा, स्मॉल टी वाला हो, इससे एक हैप्लॉइड ऐसा मिल सकता है जो स्मॉल टी वाला हो और एक हैप्लॉइड ऐसा मिल सकता है बेटा जो कैपिटल टी वाला। तो ये दोनों क्या मिले बेटा, मुझे हैप्लॉइड मिले। सही है, मतलब मैं स्मॉल टी वाला हैप्लॉइड और स्मॉल टी वाला हैप्लॉइड को अगर बेटा एक दूसरे के साथ क्रॉस करा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, स्मॉल टी वाला ही प्लांट मिलेगा, मतलब डॉर्फ का प्योर लाइन मिलेगा। बराबर है, ठीक है। अगर बेटा मैं कैपिटल टी वाले हैप्लॉइड को कैपिटल टी वाले हैप्लॉइड के साथ में क्रॉस करा देता हूँ तो डेफिनेटली मुझे बेटा प्योर लाइन जो मिलेगा वो कैपिटल टी मिलेगा। तो ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए, ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए कि मैं हैप्लॉइड प्लांट पा सकता हूँ किससे बेटा, एंथर कल्चर से। और उसका बेनिफिट क्या है, प्योर लाइन पाना बेटा, कंप्लीटली प्योरली बेटा होमोजाइगस कंडीशन किसी भी प्लांट की हम लोग डेफिनेटली पा सकते हैं बाय द एंथर कल्चर। एंथर कल्चर हम लोग करते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं टू गेट होमोजाइगोसिटी और एंटायर
परफेक्ट प्योर लाइन। बात क्लियर है ना? तो ये दो एप्लीकेशन हो गए। पक्का बेटा? बस लिख लो। हो गया बच्चा? यस सर। चल मेरा लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इस चैप्टर का भी। एक्चुअली मैंने कहा था आपके वो माइक्रोब्स में बताऊंगा, बट समय है तो ले लेते हैं। ठीक है, और वो है बेटा सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन वो क्या रहा है? लोग बेटा बहुत ज्यादा वेजिटेरियन लोगों की संख्या कम हो रही है और नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब लोग नॉन वेजिटेरियन इसीलिए बन रहा है क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए, दे नीड प्रोटीन। उनको लगता है कि नॉन वेज खाने से बहुत ज़्यादा प्रोटीन आता है, और उनका एक दावा भी होता है कि जो लोग जितना भी नॉन वेज खाते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नॉन वेज खाते हैं इसलिए बहुत सारे वेजिटेबल बच जाते हैं, तो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत सारा बच गया ना। बट ये दावा बेटा झूठा है। कैसे? अगर सपोज बेटा कोई इंसान एक छोटे से मतलब एक पूरा एंटायर बेटा 2 kg का चिकन खाता है, तो उस 2 kg के चिकन को बनाने के लिए मतलब उसको ग्रो करने के लिए हम लोग, ठीक है, 10-15 इंसान का बेटा है ना 2 साल का ग्रेन्स उसको खिला देते हैं एक चिकन को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसको डेली फीडिंग देते हैं हम लोग। तो पोल्ट्री को ग्रो करने के लिए भी हम लोग उसको वेज खिला रहे हैं। पॉइंट को समझो, मतलब वो घुमा फिरा करके नॉन वेज खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, मतलब वेजिटेबल्स की अमाउंट बेटा ज्यादा चाहिए। दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। आपको समझ में आया मैंने जो बोला है ना? ठीक है, तो नॉन वेज खाने वालों की संख्या बढ़ने से वेजिटेबल का अमाउंट बढ़ेगा, ग्रेन्स का अमाउंट बढ़ेगा, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप लोग नॉन वेज खाने वाले की संख्या बढ़ोगी तो बेटा चिकन और मटन इसको प्रोड्यूस करने वाले, मीट को प्रोड्यूस करने वाले उनको फीड करना पड़ेगा, और उनको खिलाने के लिए बेटा उनको ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल देना पड़ते हैं। क्योंकि इंसान नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, बट चिकन और गोट जो है बेटा वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल है, सिंपल है। ठीक है, वो बेटा ग्रेन्स को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और दो है ना चिकन वगैरह जो है बेटा वो वर्म्स को वगैरह खाते हैं। एनीवे, यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्यों ना हम लोग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करें। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है कि 250 किलोग्राम ऑफ काउ, 250 kg ऑफ काउ जो है बेटा वो लगभग 20 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है पर डे। ठीक है, मान लो कि हम लोग ज्यादा नंबर लिख लेते हैं, 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है पर डे मिल्क में। ठीक है, बट एक यहाँ पे नंबर है ये जो हमको दिखाई दे रहा है बेटा 250 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया, जिसका नाम है बेटा मिथाइलोट्रोपस। ये बैक्टीरिया है मिथाइलोट्रोपस। ये जो बैक्टीरिया बेटा ये 250 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 20 टन ऑफ द प्रोटीन पर डे। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब आप बेटा इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि 20 टन ऑफ द प्रोटीन, वो 250 ग्राम है
बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अब मतलब ये इतना ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है तो क्यों ना हम इसको यूज करें। इसीलिए एक बैक्टीरियल सेल तो सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल बार बार डिवाइड होगा, बार बार डिवाइड होगा, डिवाइड होता चला जाएगा, एक सेल बहुत सारे सेल में ग्रो होगा। और जब ये सारे सेल का बायोमास हम लोग ड्राई मैट जमा कर लेते हैं, ठीक है, इन सब का जितने भी सेल बनेंगे इसका जो बायोमास होगा, इसका जो भी बायोमास हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उस बायोमास में बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो बायोमास प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, जो अभी ये एग्जांपल है बैक्टीरिया का ये, ठीक है। दूसरा फंगस भी है, बहुत सारे फंगस होते हैं बेटा जो बायोमास प्रोडक्शन में मतलब सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडिडा, कैंडिडा नाम का फंगस है, ठीक है। उसके बाद में बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA साइनोबैक्टीरिया, ये बहुत फेमस है, इसका नाम है बेटा स्पाइरुलिना, ठीक है, ये है। उसके बाद बेटा एल्गी है, एल्गी, एल्गी का नाम बेटा क्लोरेला, क्लोरेला नाम का जो एल्गी है बेटा, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है यूनिसेलुलर है, ठीक है, बट फंगस बेटा मल्टीसेलुलर है। तो आपका ये नाम देख करके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, नो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ प्रोड्यूस द बायोमास एंड दैट इज यूज्ड, बट माइक्रोब्स है, वो फंगस है। और उसका और एक पॉइंट पहलू देख लो, हाँ, इसका पहलू ये है, ये सारे ऑर्गेनिज्म बेटा दे कैन ग्रो ऑन द सीवेज, they can grow on the bag acids and molasses, they can grow at the dead and decaying organic matter, बायोडिग्रेडेबल जितने कंपोनेंट होते हैं बेटा उनके ऊपर वो ग्रो होते हैं। मतलब ऑन अदर हैंड वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग सस्ते में प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। दूसरा ऑन अदर हैंड दे आर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, क्योंकि वो जो डिकम्पोजर्स है सारे, और वो डिकम्पोज करने पे लगे हुए हैं। बात समझ में आती है आपको? ठीक है। तो पहला मिसकंसेप्शन आपका दूर होना चाहिए, ऑल्दो नेम में बेटा सिंगल सेल प्रोटीन है, बट इसको प्रोड्यूस करने वाले सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर भी है। समझ में आ गया? मल्टीसेलुलर मतलब फंगस, सही बात, ठीक है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ से नाम से समझ में आता है कि सिंगल सेल प्रोटीन, ऐसा कहते हैं हमें लगता है कि अरे भाई प्रोटीन ही मिल रहा है। नहीं बेटा, ये सेल जो है सारे सेल का जमाव है। मतलब इसका अगर सबका पानी निकाल दो, जो बच जाएगा वो उसका ड्राई वेट, उसको मैं बायोमास कहता हूँ। इन सबका वाटर निकाल दो तो जो कुछ बचेगा वो ड्राई वेट है, उसी को मैं बायोमास कहता हूँ। और एक बार रिपीट करता हूँ, इन सेल्स में वाटर निकाल दो तो जो बचेगा उसे मैं ड्राई वेट कहता हूँ, उसी को मैं बायोमास कहता हूँ। ड्राई वेट में बेटा सिर्फ प्रोटीन थोड़ी होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होंगे, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, सब कुछ। तो सिंगल सेल प्रोटीन मतलब सिर्फ प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, उसमें बाकी सारे बेटा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। खास करके विटामिन B12 का अमाउंट भी उसमें बहुत ज्यादा होता है। विटामिन B12 आपके बुक में लिखा है, सब आपको पढ़ना है सही से, ठीक है। तो ये जो विटामिन है बेटा, इनका भी अमाउंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो हेल्थ वाइज अगर हम लोग देखें तो सिंगल सेल प्रोटीन एक बहुत बड़ी होप क्रिएट करता है, ठीक है। आप लोग मेडिकल में जाओगे तो बेटा वहाँ पे प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटीनेक्स, है ना। घर में अगर तबीयत वगैरह किसी खराब हो गई तो डॉक्टर लिख के देता है प्रोटीनेक्स, जिसमें प्रोटीन होता है, मिनरल्स वगैरह सब होते हैं। तो एक्चुअली वो प्रोटीनेक्स क्या है, वो यही है बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन से पाई गई चीज है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सेल प्रोटीन। आर यू क्लियर? यस सर। श्योर है बेटा, है ना। तो बेटा ये सिंगल सेल प्रोटीन से पाई गई चीज है, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द सिंगल सेल प्रोटीन। नो डाउट आज लोग इसे खाते नहीं है, ठीक है, बट धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे इनके टैबलेट्स ही मिलने लगेंगे और लोग इसे ही खाएंगे। आज भी बेटा बैक्टीरिया स्पाइरुलिना के टैबलेट्स
मार्केट में अवेलेबल है, स्पाइरुलिना के जो टैबलेट्स है बेटा वो मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई भी आपको इशू नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो। वेरी क्लियर, डन, ठीक है। तो ये है सिंगल सेल प्रोटीन, दैट्स इट। आप इस चैप्टर को आराम से घर में जाके पढ़ो। आपको बेटा 2 असाइनमेंट मैंने दिए हुए हैं, मेज और राइस का बेटा, है ना, फोर्टिफिकेशन के बारे में, है ना, आपको बस उसको जगह फील करनी है और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर होगा बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस डे।